नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान विचार विमर्श में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कोविड-19 महामारी का असर लोगों और उनके आय के साधनों पर कम से कम हो, इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। इस आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज विचार विमर्श में हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी, हमारे साथ और भी जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ेंगे, डॉक्टर सरोज स्वैन जी, और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विमल प्रसन्ना मोहंती जी। और बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है और देश में काफी संख्या में लोग मछली पालन के काम से जुड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद शुरू की है। मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा होगा। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। इस योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए है, जबकि राज्यों की हिस्सेदारी 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5,763 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है। योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू होगी। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकेगा। मछली पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ साल 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस योजना के जरिए मछली पालन के लिए गुणवत्ता युक्त बीज हासिल करने और मछली पालन के लिए बेहतर जलीय प्रबंधन को भी बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन के लिए जरूरी अवसंरचना और मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित की जा सकेगी। इस योजना के जरिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए रोजगार और आय के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मछली पालन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिससे मछली उत्पाद बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे। इसके अलावा साल 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय दुगनी करने में भी मदद मिलेगी। इस योजना के तहत पहली बार मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में कई नई गतिविधियों और क्षेत्रों जैसे जेनेटिक सुधार कार्यक्रम, एक्वाकल्चर स्टार्टअप, मछली की खपत के लिए प्रचार गतिविधियां, तटीय मछली पालन ग्रामों का विकास और अत्याधुनिक थोक मछली बाजार आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस योजना से मछली पालन क्षेत्र और इससे जुड़े किसानों और श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आइए सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर राजीव रंजन जी का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। जी धन्यवाद। मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2019-20 में एक नई योजना की घोषणा की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। यह योजना भारत के मत्स्य पालन सेक्टर के सतत एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति को आगे बढ़ाते हुए अर्थ क्रांति को में लाने के लिए ये योजना बनाई गई और इसके अंतर्गत 20,050 करोड़ का निवेश है मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्र में, जो कि अब का सबसे ज़्यादा निवेश है।
इसमें केंद्र सरकार का योगदान 9,407 करोड़ है और राज्य सरकार का योगदान 4,880 करोड़ एवं लाभार्थियों का योगदान 5,763 करोड़ का होगा। यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 वर्षों में प्रभावी होगी। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता, क्वालिटी, टेक्निक्स, उसका जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन मैनेजमेंट, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, पूरे वैल्यू चेन का उसको मजबूत करना और एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन, फिशरीज मैनेजमेंट का ढांचा स्थापित करना है। और मछुआरों को कल्याण के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं इसमें। और इसमें हम लोग बेसिकली प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, फिशरीज मैनेजमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इम्प्रूवमेंट में लाएंगे। इसमें पीएमएसवाई योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी और व्यवसाय करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके बाद स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स, नवीन परियोजनाओं, इनकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण बढ़ाई जाएगी। इसके तहत हम लोग मछली उत्पादन को अभी जो वर्तमान में लगभग 150 लाख मीट्रिक टन है, उसको बढ़ा के 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन बढ़ाने की योजना है। और इससे मछली उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि होगी। इसके साथ साथ अभी जो कृषि ग्रॉस वैल्यू एडेड में मत्स्य क्षेत्र का योगदान 7.28% है, उसको बढ़ा के हम लोग 9% ले जाएंगे। और इसके साथ साथ काफी ज्यादा निर्यात में जो अभी करीब 46,600 करोड़ के आसपास है, उसको हम लोग बढ़ा के 1 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। वर्तमान में एक्वाकल्चर में राष्ट्रीय औसत जो प्रोडक्टिविटी है वो 1 हेक्टेयर में 3 टन के आसपास है, उसको बढ़ा के उत्पादकता को बढ़ा के 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को वर्तमान के 20 से 25% जो अभी हैं उनको घटा के 10% करना है। घरेलू मछली की खपत को जो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति 5 से 6 किलोग्राम है प्रति वर्ष, उसको हम लोग बढ़ा के 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की वृद्धि में हम लोग लगेंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो इसमें जो रोजगार की योजना है, 25 लाख प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार से इससे अवसर प्रदान होगा। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब तक इस योजना को किस तरह से जो है वो आगे बढ़ाया गया है। जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 20 मई 2020, 2 महीने पहले इसको सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। और उसके बाद हम लोग ने उसके बाद तत्काल उसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस को पे काम किया और 24 जून 24 जून पिछले इसको जारी कर दिया गया गाइडलाइंस को। और उसके बाद अब हम लोगों ने राज्यों के साथ मिलके उनके डिटेल प्रोग्राम भी बनवा लिए हैं। अभी आज की तिथि में 6 राज्यों का, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, कर्नाटका, इन लोगों के 890 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं और ये स्कीम अब चालू हो गई है। इसका अभी 6 स्टेट्स अभी इसका कार्यान्वयन कर रहे हैं। पहली किस्त भी दे दी गई है। इसके अलावा और भी राज्य से बिहार, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और उनकी जांच चल रही है, विभिन्न चरणों में है। अभी उनको हम लोग स्वीकृति दे के वो भी शुरू करेंगे और बाकी राज्य भी हैं वो अपने प्रपोजल्स फाइनल कर रहे हैं। और तो ये 2 महीने के अंदर जब इसको मंजूरी मिले उसी में हम लोगों ने इसका क्रियान्वयन भी शुरू कर दिया है। इसमें बहुत सारे हम लोगों ने जो राज्य सरकार है, विभिन्न जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जो हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, के सक्रिय भागीदारी के साथ योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। ये क्लस्टर बेस्ड मॉडल में किया जा रहा है और इसमें करीब 100 के आसपास विभिन्न गतिविधियां, सब स्कीम्स हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, उनके साथ हम लोग आगे इसको बढ़ते जा रहे हैं जी। इसमें मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो जैसे ब्रूड बैंक है, हैचरी है, RAS, अलग अलग तकनीकियां हैं। ज्यादातर तालाब में बायोफ्लॉक, एक्वाकल्चर इनपुट्स में जैसे केज कल्टीवेशन,
इन तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो जिसको लागू की जा रही हैं। जी जी राजीव जी, मछली पालन के क्षेत्र से हमारे बहुत से जो है वो किसान भाई बहन जुड़ते हैं अपनी अपना रोजगार जो है वो आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपनी आमदनी को भी बढ़ाने के लिए। लेकिन मछली पालन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको इस योजना से किस तरह से लाभ पहुंच सकता है? जी इस योजना से जितने लोग जो पारंपरिक किसान हैं, जो वो लोग हैं और जो नए लोग हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं, जुड़ना जा रहे हैं। तो हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि 55 लाख रोजगार के अवसर हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, और हम लोग चाह रहे हैं कि इनके साथ विभिन्न गतिविधियां हैं, जैसे जैसे आय प्रदान करने वाली आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे समुद्री जल कृषि मैरीकल्चर है, सीकेज कल्चर है, समुद्री शैवाल है, उसी तरह से मोती और बाइवाल की खेती है, और इनलैंड वाटर में भी इसके बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारतीय तट के साथ संभावित समुद्री कृषि स्थलों का मानचित्रण होगा इसमें, और संभावित मछली और सेलफिश प्रजातियों के बड़े पैमाने पे बीज उत्पादन होंगे। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा से मजबूत किया जाएगा। और इसके साथ साथ इनलैंड वाटर, जो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है, उसमें बहुत सारी गतिविधियां की जाएंगी। उसके साथ साथ मिशन मोड में हम लोग लेंगे छोटे मछुआरों को, खासकर विशेषकर महिलाओं को, उनके घरों में आय और कल्याणकारी लाभ सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और विपणन, मार्केटिंग और तकनीकी सहायता के माध्यम से कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। सीड बैंक, नर्सरी, टिश्यू कल्चर, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग यूनिट्स का समर्थन किया जाएगा। उसी तरह से सजावटी मछली का उत्पादन और उसमें उत्पादन की इकाइयां जो हैं, बैकयार्ड हैचरी, रियरिंग यूनिट्स, ग्रो आउट यूनिट्स, क्लस्टर बेस्ड पे जो मॉडल्स हैं वो लग किया जाए। खासकर जो महत्वपूर्ण बात है, ये क्लस्टर बेस्ड मतलब कि हम लोग करेंगे, और उद्यमशीलता जो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है उसको विकसित करके उसमें चाहेंगे कि उद्यमी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इससे। जी, तो कई तरह के लाभ जो हैं वो इससे हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में क्या स्थिति है हमारे देश की, और हमारे यहाँ जो है वो कितना मछली उत्पादन जो है वो होता है? ये एक बहुत भारतीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर खाद्य सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो पोषण, जो न्यूट्रिशन प्रदान करता है और जो फूड सिक्योरिटी प्रदान करता है। इससे अभी हम लोग लगभग 2.8 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं आजीविका और लाभकारी रोजगार के लिए, और कृषि निर्यात में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जहां तक उत्पादन की बात है, भारतीय उत्पादन अगर आप देखें अभी तो अभी कम से कम हम लोग करीब 150 लाख टन, मेट्रिक टन का उत्पादन है। पिछले 5 वर्षों में मछली उत्पादन का औसत वार्षिक वृद्धि जो है वो 7.53% है। 2018-19 में ये 137.58 लाख मेट्रिक टन था, और अभी 19-20 के जो फिगर्स फाइनलाइज हो रहे हैं उसके हिसाब से लगभग 150 लाख मेट्रिक टन का मछली उत्पादन अभी भारत कर रहा है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो चूंकि भारत इतना विशाल है, इस विशाल समुद्र का क्षेत्र है, नदियां बड़ी हैं, पहाड़े हैं, झील हैं, तालाब हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। पूरा जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी जो एक्वाटिक, उसका 10% इंडिया में है। तो देश के आज़ादी के बाद से अगर आप देखिएगा, मछली उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई है और काफ़ी वृद्धि हुई है। और अब हम, जैसा मैं कह रहा था, 150 लाख मेट्रिक टन है, और अब आगे के 5 सालों में हम और 70 लाख मेट्रिक टन इसको बढ़ा के 220 लाख टन का हमारा उद्देश्य है, उसको बढ़ा के ले जाने के लिए। और अगर आप देखें तो इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रॉस वैल्यू एडेड ये जो है 2,12,915 करोड़ रुपए का जो योगदान है जीवीए में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में, जो पूरा नेशनल जीवीए का 1.24% है, और कृषि के ग्रॉस वैल्यू एडेड का 7.28% है। तो आप देखिएगा कि ये मत्स्य पालन क्षेत्र काफी अच्छा कर रहा है, काफी ज्यादा विकास हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में औसत वृद्धि दर 10.88 है, और ये प्रभावशाली वृद्धि दिखाई गई है। पिछले 5 वर्षों में
10.88 की औसत वार्षिक विकास दर है इस क्षेत्र का। और इस क्षेत्र से मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगना करने की अपार संभावना है, और इसीलिए हम लोग इससे देश के आर्थिक विकास और समृद्धि में इसका उल्लेखनीय योगदान होता है। जी। जी वहीं ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है इसके बारे में, लेकिन अगर इसके निर्यात की स्थिति की बात करें तो इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? निर्यात की स्थिति कैसी है इसमें? समुद्री उत्पादों का निर्यात आप देखेंगे तो 2018-19 के दौरान 13.93 लाख मीट्रिक टन था, और पिछले एक दशक में मत्स्य निर्यात करने वालों देशों में भारत की सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो सबसे पहला भारत ही है पूरे विश्व में जो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स है। और हाल के वर्षों में लगभग 10% की प्रभावशाली औसत वार्षिक विकास दर के साथ हम लोग निर्यात कर रहे हैं, एवरेज 10% ग्रोथ। और पिछले जैसे 18-19 के जो फिगर्स, फाइनल फिगर्स उपलब्ध हैं, उसके हिसाब से 46,600 करोड़ रुपया USD 6.73 बिलियन का निर्यात किया गया है। और जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग का टारगेट इसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ का निर्यात का टारगेट है 2024-25 तक। और अगर आप देखें तो निर्यात टोकरी जिसको कहते हैं, एक्सपोर्ट बास्केट, उसका प्रमुख जो है वो झींगा है, और जिसका वैल्यू टर्म्स में वो 69% कंट्रीब्यूट करता है, फ्रोजन जो झींगा है। और उसके अलावा और मछलियां हैं। और इसमें अगर आप देखिएगा तो झींगा निर्यात में विश्व में भारत का पहला स्थान है। पूरे जो निर्यात होता है झींगा का, उसका ऑलमोस्ट 1/4 भारत करता है, तो विश्व में प्रथम स्थान पे है। और इसके साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे इसको और निर्यात को बढ़ाएं। और अभी हम लोग अभी जो है खासकर अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोपियन यूनियन हमारा मुख्य बाजार है, और हम लोग एक्सपोर्ट बास्केट को और डेस्टिनेशन को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के साथ डाइवर्सिफाई करते हुए हम लोग नया मार्केट एक्सेस, ये सब बातों पे हम लोग लगे हुए हैं। इसकी रणनीतियां बढ़ा रहे हैं जिससे 1 लाख करोड़ का निर्यात किया जा सके। जी। तो जैसे जैसे मछली पालन का क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आगे आने वाले समय में जो युवा हैं उनका रुझान भी जो है वो मछली पालन की ओर हो सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये योजना किस तरह से मददगार साबित हो रही है? जो PMSY है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी हो और व्यवसाय करने में आसानी हो, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं, उसके इंक्यूबेटर्स, ये सब पे हम लोग लगे हुए हैं। और कुल मिला के इससे मत्स्य पालन क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, अगर आप परोक्ष देखिएगा, दोनों मिला के करीब 55 लाख रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और इसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग अलग अलग जगहों में फिशरीज इंक्यूबेशन सेंटर बनाएं, युवा पेशेवर जैसे नए जो उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको से जोड़ें, फिशरीज इंस्टीट्यूट को, फिशरीज रिसर्चर को, कोऑपरेटिव फेडरेशन, तो इन लोगों को लगाते हुए नए नए इंक्यूबेटर्स बनाए जाए। और प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हैं उनको भी इसमें, जो पारंपरिक मछुआरे हैं उनको कैसे हम लोग उनका नया ट्रेनिंग दिया जाए, उनकी दक्षता बढ़ाई जाए, और कैसे कैसे हम लोग नए लोगों को इसके साथ जोड़ें जिससे विकास और रोजगार के अवसर भी मिले इसमें। जी। वहीं राजीव जी, मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बीमा कवरेज को भी लाया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? किस तरह से राहत पहुंचा सकती है मछली पालकों के लिए? जी, ये PMSY के तहत बीमा के प्रयोजन के लिए जो फिशर्स हैं, जो मछली श्रमिक हैं, मछली किसान हैं और मछली करने वाले हैं, उनके संबंधित गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों में किसी भी जो ऐसे श्रेणी के उनको शामिल किया जा रहा है। और पहली बार देश में मछली पकड़ने वाले जहाजों को भी बीमा कवरेज में जोड़ा जा रहा है। सो बीमा जो उसका ये जो तहत में उसका बीमा कवरेज में जहाजों को भी जोड़ा जा रहा है। जो पारंपरिक PMSY में जो पारंपरिक और मोटर चालित मछली पकड़ने वाले जो जहाज हैं उनके लिए सुरक्षा किट आदि की व्यवस्था की जा रही है, और कैसे उनको
ट्रांसपॉन्डर्स या डिस्ट्रेक्ट अलर्ट ट्रांसमीटर हो, ये सब के उपाय किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मछुआरों को PMSY के तहत मृत्यु या जो स्थायी विकलांगता जो होती है उसके लिए 5 लाख रुपया, और जो स्थायी आंशिक विकलांगता के जब होती है तो 2.5 लाख रुपया, और 20,000 आकस्मिक अस्पताल में भर्ती के लिए कवरेज को प्रदान किया जाएगा। तो ये हम लोग उसको PMSY में कवर कर रहे हैं। जी राजीव जी, ये PMSY नई और उभरती हुई तकनीकों को जोर प्रदान करने में किस तरह से मददगार साबित होगी, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र में आधुनिक तकनीकियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस दिशा में जो इनोवेटिव तकनीक्स हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रावधान है। 100 करोड़ का है फॉर इनोवेटिव एक्टिविटीज। आधुनिक तकनीकियां जैसे बायोफ्लॉक हैं, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, एक्वापोनिक्स है और इंटेंसिव फार्मिंग है आदि नई तकनीकों को बढ़ाने के लिए फार्म तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पूरी हमारे पास 1236 करोड़ की निवेश की योजना है जिससे ज्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। नई तकनीकों में पारंपरिक मछुआरों या मत्स्य किसानों को दक्ष बनाने के लिए जो प्रशिक्षण है, जो स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग है, उसको लिए हम लोगों ने 100 करोड़ का प्रावधान रखा है। इससे 1.5 लाख लोगों को फायदा होगा। बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को डेवलप किया जाए, उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाए स्कीम में, और खासकर मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो कैसे हम लोग मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये जो इसका मूल मंत्र है, उसको यूज करते हुए नए टेक्निक्स का उपयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ें, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि नई टेक्निक जैसे RS, बायोफ्लॉक, एक्वापोनिक्स, हाई डेंसिटी पॉन्ड एक्वाकल्चर, इंटीग्रेटेड मल्टी ट्रॉपिक एक्वाकल्चर, पेन कल्चर आदि बहुत तरीके के टेक्निक्स हैं, उनको हम लोग बढ़ावा देंगे, जिससे कि मत्स्य पालकों को और एंटरप्रेन्योर्स को अधिक लाभ मिल सके। और जी तो राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में आपने इतनी अच्छी और अहम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो अभी आपने राजीव रंजन जी को सुना, जिन्होंने मत्स्य संपदा योजना पर तमाम विस्तार से जानकारियां दी, और हम उम्मीद करेंगे ये जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विमल प्रसन्ना मोहंती जी, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सरोज स्वैन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले रुख करेंगे डॉक्टर मोहंती का। डॉक्टर मोहंती, क्योंकि आज हम मत्स्य संपदा के बारे में आज हम यहाँ पर बातचीत करें, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि खाद्य सुरक्षा में मछली को इतना महत्व क्यों दिया जाता है?
देखिए खाद्य सुरक्षा के लिए मछली का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली एक ऐसे खाद्य है जिसमें आपको क्वालिटी एनिमल प्रोटीन मिलता है, जंतु प्रोटीन मिलता है। मछली का जो तेल है वो विशेष रूप से उपकार है, जिसमें आपका हार्ट फ्रेंडली और ब्रेन फ्रेंडली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। और मछली में आपको मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जो विटामिन और मिनरल। एक तरह का आप बोलेंगे मछली एक कंप्लीट खाद्य है। आप अगर चावल और मछली खाते हैं, चावल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है या चपाती से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मछली से आपको तेल भी मिलता है, क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, आपको विटामिन और मिनरल सब मिलता है। तो इसलिए मछली लेने से आपको सारी चीज़ का एक बैलेंस फूड जो कि आप शरीर के लिए ज़रूरी है वो आपको सारी चीज़ मिल जाता है। इसलिए इसका चाहिदा भी देश दुनिया भर में है। मछली के बारे में जो दुनिया में पहले एस्किमो में परीक्षा करके एस्किमो में देखा गया, उन लोगों का कभी हार्ट का बीमारी का रिपोर्ट नहीं है। तो डॉक्टर लोग परीक्षा किए ये इतना फैटी फिश खाते हैं तो उनका क्यों हार्ट का बीमारी नहीं है, जो कि होना चाहिए। इसमें देखा गया इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत है, जो कि EPA और DHA जो हार्ट और ब्रेन को बहुत आपका ठीक रखता है, एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं करता है। इसी से समझ में आया कि मछली का तेल में, खास करके समुद्र मछली का तेल में ये उपादान बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये स्वास्थ्य के लिए बहुत उपकारता इसका है। आप जैसे देखेंगे कि प्रोटीन के बारे में बोले तो आप देखेंगे कि विदेश में, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज में, उनका तो प्रोटीन का बहुत सारे सोर्स है। वो जैसे कि बीफ, पोर्क वगैरह बहुत चीज़ खाते हैं। तो हमारा देश में और उनमें फ़र्क क्या है, वो लोग मछली का तेल के लिए मछली खाते हैं। तो EPA और DHA जो है वो मछली का खास तेल के लिए वो मछली खाते हैं। लेकिन हमारे देश में जैसे काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ 60-65% लोग हैं जो कि इकोनॉमिकली थोड़ा बैकवर्ड है, तो उनके लिए आप देखेंगे कि चावल के साथ मछली खा लिए तो उनको सारी प्रोटीन मिल गया जी। प्रोटीन एक खास करके नेशनल मिशन ऑन प्रोटीन सप्लीमेंट भारत सरकार का एक जो प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोटीन हंगर है बहुत, तो आपका जैसे कि हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम छोड़ के मछली प्रोटीन का बहुत सारे योगदान है हमारे शरीर में। तो मछली से कोई भी मछली आप ले लीजिए, कितना दाम का भी हो, तो उसमें आपको 13-14 से लेके 22% प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन क्वालिटी प्रोटीन भी है। क्वालिटी प्रोटीन मतलब जो बनता है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का रेशियो आप देखेंगे तो इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा है। तो इसका गुणवत्ता बहुत अच्छा है, इजीली डाइजेस्टेबल है, जिसके लिए मछली का एक खास चाहिदा है दुनिया भर में और वो बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। तो अभी आपने जाना कि खाद्य सुरक्षा में मछली का महत्व क्या है। अब आइए रुक करते हैं डॉक्टर सरोज का, और उनसे भी तमाम जानकारियां जो है वो इस विषय पर हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। डॉक्टर सरोज, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सीफा यानी कि CIFA क्या है और इसका कार्य क्या है। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। धन्यवाद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत सीफा जो है, जो जिसका नाम है केंद्रीय मीठाजल जीवपालन संस्थान, वो सीफा के नाम पे परिचित है और सन 1 अप्रैल 1987 में फंक्शनल हुआ और उसके बाद मीठे जल जीवपालन के ऊपर अनुसंधान जारी रखे हम लोग और विकास के ओर पे सीफा निरंतर काम करता है फार्मर्स के लिए, जो हमारे किसानों के लिए। और ये सीफा जो है ये एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इनमें 147 हेक्टेयर्स परिसर में ये है और 380 कच्चे पौंड से 50 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। और इस संस्थान में हम लोग भारतीय जो कार्प है, रोहू, मृगल, कतला, इंडियन मेजर कार्प बोलते हैं, और और मरेल जिसको बोलते हैं हम स्नेक हेड फिश, कैटफिश, तिलापिया, मीठे जल झींगा पालन, ये सब के ऊपर हम, रंगीन मछलियाँ, मोती पालन, इसके ऊपर हम बहुत रिसर्च करते हैं। और हमारे पास बहुत सारा वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी है, जैसे हमारा बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर लेबोरेटरी है, उसमें हम भी उस बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और न्यूट्रिशन और बीमारी के ऊपर भी, मछलियों की, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं हमारा साइंटिस्ट लोग। और आनंद गुजरात में है और पंजाब में है, वेस्ट बंगाल में है, और वो रीजनल लोगों के लिए मदद करते हैं, किसानों के लिए वहाँ पे टेक्नोलॉजी बांटते हैं। जी बिल्कुल। तो काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो आप लोगों का है और इसके बारे में भी मैं आपसे आगे ज़रूर बात करूंगी। अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर मोहंती का। डॉक्टर मोहंती, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हर बार कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना है, मछली पालन उनकी आय को दोगुना करने में किस तरह से मददगार साबित हो सकती है?
मछली का चाहिदा दुनिया भर में बढ़ रहा है। ऐसे आज देखेंगे कि हम विश्व में 2 नंबर में है मछली प्रोडक्शन में, और जो 1 नंबर है हमसे 5 से 6 गुना ज़्यादा है। जबकि हमारा आबादी प्रोजेक्शन दिया जा रहा है कि 2024-25 को हम दुनिया से सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। तो इसलिए हमारा मछली का डिमांड बढ़ता है। न्यूटन में बोला कि इसका जो खाद्य का जो गुणवत्ता है इसलिए डिमांड है, और मछली का डिमांड दुनिया भर में बढ़ रहा है। तो किसानों अगर फिश फार्मिंग जाता है, एक्वाकल्चर में जाता है, इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये नहीं कि हमें बिजनेस शुरू करेंगे और थोड़ी देर में आगे क्या होने वाला है पता नहीं। जैसे कि अभी हमारा रखा गया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में रखा गया है कि हमको 5 साल तक 2025 तक हमको इसको बढ़ाना है, 20 से 22 मिलियन मेट्रिक टन बढ़ाना है। लेकिन ये आप रास्ता का आधा देख रहे हैं। हमारा असल मकसद है उसका 5 साल के बाद हमको कितना बढ़ाना है, क्योंकि हम दुनिया का जब सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री बनेंगे तो हमारा ज़रूरत भी बहुत बढ़ जाएगा। वो ज़रूरत को पाने के लिए आप सोच लीजिए एक रिले रेस टाइप का है। ये 5 साल में हम जहाँ पहुँच रहे हैं, अगला 5 साल में हमको इससे बहुत ज़्यादा बढ़ाना भी पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा जो जैसे कि ये हमारा बहुत सारे मीटिंग चलता रहता है, वेबिनार चलता रहता है कि खास करके कोविड टाइम में हम फार्मर्स जो मीटिंग में उनको ये बताते हैं, जो सेक्टर में जो हैचरी में बना रहे हैं, जो खुद फार्मिंग कर रहा है, जो सीड सप्लाई कर रहा है, जो जिस फीड सप्लाई कोई कर रहा है, जिसमें जो लोग लगे हैं उनका ये सब ये बिजनेस बढ़ता रहेगा। ये घटने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हमको बहुत आगे जाना है। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देखें ये 5 साल का है, लेकिन इसका लक्ष्य आप सोचिए 30 तक क्या करना है, 35 तक क्या करना है। जीरो हंगर हमको 2030 तक रखा गया है कि जीरो हंगर। तो जीरो हंगर पहुंचाने के लिए हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार को जो लक्ष्य है, ये तो इंटरिम है, आप 5 साल का आगे सोच रहे हैं, आप 30 और 35 को सोचेंगे। इसलिए इसी में किसानों का जो बहुत फायदा है, जो फिश फार्मर्स है उन लोगों का आगे बहुत बढ़ने का मौका है। सरकार बहुत सारे इंसेंटिव दे रहे हैं। हमारा कोशिश है कि हम लोग को उनका टेक्निकल नो हाउ दें। सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड सब लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन करना है तो किसानों को। और किसानों को जो करेगा इसमें 2 चीज़ें, वो जो पहले कर रहा है तो उनको अपना लाइवलीहुड मिल रहा है, लाइवलीहुड सपोर्ट है, फैमिली को सपोर्ट करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा, फैमिली मेंटेन करना है, ये सब का फायदा है। लेकिन इसका साथ साथ एक देश का बहुत बड़ा योगदान वो दे रहे हैं। वो कभी समझते नहीं, लेकिन हम उनको समझाते हैं। क्योंकि ये जो मछली बढ़ेगा तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो मछली तो खाने के लिए तो हमको मछली चाहिए, चावल चाहिए। किसान हो वो प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये देश का बढ़ोतरी के लिए, दुनिया को फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देने के लिए सिर्फ किसानों ही कर सकते हैं सब। किसानों को हम तो उनको सपोर्ट बेस है, हम सपोर्ट देंगे, टेक्निकल नो हाउ देंगे, ज्ञान देंगे, कैसे करेंगे, मैनेजमेंट करने का तरीका दिखाएंगे, उनका साथ में हाथ जोड़ के लेंगे। लेकिन क्रिकेट मैदान में जो खेलता है वो तो खेलता है, कोच तो नहीं खेलता है। तो इसलिए फार्मर ही उनको आगे बहुत फायदा इस सब में मिलेगा। और ये तो इंटरव्यू 5 साल का है, अब बहुत आगे तक उनको बहुत बढ़ना है। और हम सब जैसे किसानों का फैमिली से हम लोग भी आए हैं, और हम देखे हैं कि उनको जो ऐसे स्मॉल स्केल फिशरीज आजकल है, स्मॉल स्केल फिशरीज ईस्टर्न इंडिया से हम है, वहाँ पे देखते हैं हमारा हर लोग का 3-4 घर का तालाब होता है। कोई गेस्ट आता है, आप जाके जाल फेंकिए, 3 कोई किसी भी टाइम में फ्रेश मछली लाइए, बना के दीजिए। इसमें आपको सारी न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है, खाने का स्वाद भी है, यही चीज़ को भी बढ़ोतरी दिया जा रहा है। तो और ज़्यादातर देखेंगे बहुत बिजनेस सेक्टर में, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि ऐसे फार्मर्स को लेके कैसे मछली को बहुत बड़ा पैमाने में आगे लिया जा सकता है। क्योंकि ऑर्नामेंटल फिशेस का भी काफ़ी अब चलन जो है वो चल पड़ा है। और ये बहुत आप सवाल किया, अच्छा बोले। जो ऑर्नामेंटल फिश है, 2 तरीका का हमारा हेल्थ है। हमारा एक फिजिकल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको मछली खाने का चीज़ का ज़रूरत है। आजकल देखते हैं लोग कितना स्ट्रेस में रहते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं। जो ऑर्नामेंटल फिश है, आपका मेंटल स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मछली से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, विन विन है। आप ऑर्नामेंटल फिश रखिए, उसका आनंद लीजिए, आपका मेंटल माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा, जैसे योगा करने का बराबर है। और आप मछली खाइए और आपका स्वास्थ्य बढ़ाइए, तंदुरुस्त रहिए। इसी से एक फ़ायदा क्या है, आप सुस्त रहेंगे तो गवर्नमेंट को इतना सब्सिडी देना पड़ता है मेडिकल सेक्टर में। आप जैसे एम्स या बड़े बड़े हॉस्पिटल में देखिए, लगभग 63.5% करीब गवर्नमेंट मेडिसिन के लिए देता है सब्सिडी। जब आप देश सुस्त रहेगा तो आपको बीमारी का जरूरत नहीं। तो जो मेडिसिन में जो पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, सरकार खर्चा कर रहे हैं, वो डेवलपमेंटल वर्क में आएगा, एजुकेशन में आएगा, आगे बहुत सारी चीज़ में आएगा। तो हमारा देश का बहुत तरक्की होगा। इसलिए मछली का दुनिया भर का डिमांड है, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और हम दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट ही हम ही है जी। तो इसलिए हमारा देश के लिए भी हम अपना लोगों को सुस्त रखने के लिए मछली भी चाहिए,
एक्सपोर्ट अर्निंग के लिए भी मछली चाहिए। तो फार्मर्स के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो और इसको सरकार का जो प्रोत्साहन मिल रहा है इस सब का फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जो स्टिमुलस पैकेज आप सोचिए 20 करोड़ 50, मतलब इतना आप सोचिए इतना बड़ा अमाउंट कभी आता नहीं। इतना बड़ा अमाउंट सरकार दे रहे हैं तो इसका पीछे बहुत बड़ा योजना है और सारी किसान इसका फायदा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसके बारे में भी आपसे आगे भी बातचीत जारी रहेगी। एक बारी फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर सरोज का। डॉक्टर सरोज, सीफा के संदर्भ में कुछ और भी अब जानना चाहूंगी मैं, किस तरह से रिसर्च में अपना योगदान दे रहा है सीफा? मैडम, हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हाल ही में विकसित हुई हमारा जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फिश, वो लेबोरेटरी में उनको डेवलप किया गया सिलेक्शन माध्यम से, जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट। उसमें हमारा एक मछली है जो भारतीय कार्प है, जो हमारा रोहू मछली है, उससे हम निकाले हैं जयंती रोहू। वो हमको 17% एक्स्ट्रा जेनेटिक गेन दे रहा है पर जेनरेशन। तो ये एक हमारे पास मछली है जो कि जनरल रोहू से ये जयंती रोहू जो है अच्छा ग्रोथ होता है। और हमारे पास एक जीआई जेनेटिकली इम्प्रूव्ड स्कैम्पी भी है, झींगा, मीठे जल में एक झींगा जो बोलते हैं, वो भी हमारे पास है, जो कि हमने उसको भी विकसित किए हैं। वो 7% जेनेटिक गेन दे रहा है। और हमारे पास एक जीआई काटला भी है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड काटला, वो भी हमारा इंडियन मेजर कार्प का एक मछली है। वो सेकंड जनरेशन अभी हम लोग के पास है और हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हम लोग इस सब का सीड हमने जो बीज है वो हमारा किसानों को दिया गया है। और करीब जयंती रोही हम लोग 2 करोड़ सीड एनुअली सालाना हम देते हैं नेशनल फ्रेश वाटर फिश ब्रूड बैंक को, मल्टीप्लायर यूनिट्स को। हमारा 11 स्टेट्स में, भारत में 11 स्टेट्स में हमने जो फार्म्स है उनको हमने मल्टीप्लायर यूनिट को बांटे हैं, दिए हैं। और हमारे पास सबसे एक अच्छी है मछली के लिए खाना, जो सीफा ब्रूड बोलते हैं। जनरली हमारा जो मछली ब्रीडिंग होता है मानसून मंथ में, हमारा मानसून मंथ से पहले अगर हमको ब्रीड करना चाहे तो हम सीफा ब्रूड खिला के उनको करा सकते हैं। तो सीफा ब्रूड एक मछली है जो मछली का खाना है, जो खाने को हम देने से मछली पहले प्रजनन कर लेता है, तो उससे फार्मर्स को भी फायदा होता है। उसके बाद हमारे पास मछली को बीमारियों के अच्छे के लिए सिफाक्स एक मेडिसिन है, वो सिफा में विकसित किया गया। और एक सिफा क्योर भी है, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है। और मछलियों में हमारे पास बहुत सारा मछली है जो कि किसानों की बहुत फायदेमंद है। उसको बोलते हैं पंगास, माइनर कार्प, कैटफिश, मागुर बोलते हैं, तिलापिया और स्नेकेट और अनाबेस, पापदा। ये सब मछली जो है जो कि किसानों की डाइवर्सिफिकेशन में बहुत सारा मछली वो तालाब में उनका बढ़ा जा सकता है और उनको फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, और इसके संदर्भ में आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विचार विमर्श में। और अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, और इसी के संदर्भ में केंद्रीय राज्य पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,050 करोड़ की राशि की व्यवस्था किया गया। 9,407 करोड़ केंद्र देगा, बेनिफिशियरी स्टेट मिल करके 20,050 करोड़ रुपया होगा। इसमें से जो तालाब खुदाएगा मछली के लिए, वो उसके 1 हेक्टर के लिए हमारा अप्रूव्ड रेट है 7 लाख रुपया, और इसका 40% एंटरप्रेन्योर को मिलेगा, और महिला उद्योगी होने से 60% मिलेगा, SC/ST कैटेगरी होने से 60% मिलेगा। जो फिश फीड प्लांट करेगा उनको भी यही रेट में मिलेगा। जो हैचरी बनाएगा, तालाब खुदाना उनका, बाकी सारा खर्चा सरकार वहन करेंगे। और फिर ये जो सीवीड, इनको पहले भारत में विशेष जानकारी नहीं था, माननीय नरेंद्र मोदी ने इसको लोकप्रिय करवाया, और आज सारा मरीन एरिया में वो सीवीड कल्चर के हम 10-10 राफ्ट हर SHG ग्रुप को देंगे, सीवीड का सीड भी देंगे, और इसको बेच करके उनको अच्छी कीमत मिलेगा, क्योंकि वो आज कॉस्मेटिक्स में और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका बहुत उपयोग है, और इसलिए इनको भी अच्छा रोजगार मिलेगा। फिर जो लेबोरेटरी बनाएंगे 25 लाख रुपया, और मोबाइल लेबोरेटरी होने से 35 लाख रुपया, जो सीड का फिश सीड का टेस्टिंग होगा, फिश का टेस्टिंग होगा, सॉइल का टेस्टिंग होगा, वाटर का टेस्टिंग होगा, और गांव-गांव जाकर के मोबाइल व्हीकल लेकर के वो करेंगे। 35 लाख रुपया से 40% सरकार देगा, महिला उद्योग होने से 60% सरकार देगा। ऐसा कई व्यवस्था है। ऑर्नामेंटल फिश में भी 40-60 रेशियो में उनको मिलेगा, ऐसा कई व्यवस्था है। तो अभी आपने विचार जाने उनके, और आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रुक करते हैं डॉक्टर मोहंती का। डॉक्टर मोहंती, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मछली की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, खासकर अगर हम इसको जोड़ें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से? एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आप जो देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, वो माँ की पेट से बढ़ के बाहर आता है, और आपको एक फुल ग्रोन बेबी मिलता है जिसका वजन कम से कम 2.5 किलो होना चाहिए। इससे बिलो होता है, हम इसको लो बाथ वेट बोलते हैं। अब देखते हैं हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है तो फास्ट जो नर्स है उसको लेके उसका वजन देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब है देखते हैं वजन कितना है, ये लो बाथ वेट है क्या, अल्प वजन विशिष्ट है कि नॉर्मल है। अच्छा, ये जो आप वेट देखते हैं, ये बच्चा बढ़ के आता है तो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से एक फुल ग्रोन बेबी आता है। माँ का पेट तो कोई फैक्ट्री नहीं है जी। तो वहाँ पे वो जो सेल बढ़ के आता है, इसको आप हड्डी देखते हैं, उसका आप देखते हैं दांत का एनामल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है। इसको कहाँ बनता है हमारे माँ के शरीर में, तो माँ के शरीर से सारे न्यूट्रिशन लेता है। जैसे कि आपको जो जिंक, आयरन, जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, सारे मिनरल लेता है जी। तो प्रोटीन लेता है, ऑयल लेता है। जैसे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थोड़ी देर में पहले आपको बताया, DHA चाहिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हार्ट के लिए EPA चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। सारी चीज़ माँ के शरीर से बच्चे को मिलता है, तब जाके बच्चा फुल ग्रोन होकर आता है। नॉर्मल डिलीवरी होता है, प्री टर्म डिलीवरी यूजुअली नहीं होता है। फुल ग्रोन बेबी आपको अगर 3 किलो 4 किलो का वजन का बच्चा मिलता है तो हम इसको हेल्दी बेबी बोलते हैं। तो इसलिए आपको माँ का शरीर में ध्यान दीजिए। तो माँ के शरीर में अगर ये माँ का अपना मेंटेनेंस के लिए खाद्य चाहिए, और बच्चा का बढ़ाने के लिए ये जो सारी चीज़ का जरूरत है वो सब चाहिए। अगर उसी टाइम आजकल का जो हम बहुत सारे डिफेक्ट देखते हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट, माँ का शरीर में वो कोई मिनरल का उसी टाइम में सफिशिएंट आयरन नहीं है या दूसरा मिनरल नहीं है, अगर आपका ओमेगा 3 का ऑयल का कमी है तो ब्रेन डेवलपमेंट डिफेक्टिव होता है, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है। तो आपका तो तीक्ष्ण होने के लिए, ब्रेनी होने के लिए, आपका याददाश्त के लिए, ये सब के लिए बहुत चाहिए, ये सब ओमेगा 3। हार्ट के लिए भी चाहिए। तो बहुत सारी आपका देखिए आजकल बच्चा पैदा होने के बाद वो प्रॉब्लम आता है कि बहुत कम उम्र में डायबिटीज शुरू हो जाता है, कोई ब्रेन का प्रॉब्लम आता है। ये जो जो प्रॉब्लम आता है, ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माँ का है, तो ये सारी चीज़ आता है। तो इसलिए हमको खास करके माँ का न्यूट्रिशन का अगर ध्यान देंगे, जैसे कि प्रेगनेंसी टाइम में अगर माँ मछली खाता है, ये मेडिकल स्टडीज़ है, माँ अगर मछली का तेल खाता है तो ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है।
और ये भी परीक्षा करके देखा गया है, जैसे कि अफ्रीका का कोई जगह में एक लेक साइड में एक पॉपुलेशन है जो कि वो मछली का ऊपर पूरा डिपेंड करता है, लाइवलीहुड उनका पूरा। उनको देखा गया जो उनका जो ब्रेस्ट मिल्क का कंपोजिशन, उसका जो फैटी एसिड कंपोजिशन है, वो देखा गया कि वो मछली का जो फैटी एसिड कंपोजिशन का साथ बहुत परिमाण में मैच करता है। इसका मतलब आपका न्यूट्रिशन में जो गया तो आपका खून में आया और बच्चों को भी वही ट्रांसफर होके गया। तो ये न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बिल्डिंग एक बनाने का टाइम आपको कितना रॉड, सीमेंट, बालू, पानी सबका मात्रा है, अगर नहीं होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहता है, तो माँ का न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम है। और इसी से फिर क्या होता है, आजकल जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खास करके ध्यान देता है कि फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, जब से वो कंसीव हुआ तब से 1000 डेज ऑफ लाइफ उन सबसे वल्नरेबल पीरियड है। अगर बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन माँ से लेकर आया है और पैदा होने के बाद प्रॉपरली फूड न्यूट्रिशन उसका होता है, सिक्योर्ड होता है, तो उनका ग्रोथ डेवलपमेंट सब होता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आने वाला टाइम में आपको एक सुस्त सिटीजन मिलता है, तो जिसके लिए आपको बहुत सारी मेडिसिन, दवाई, बीमारी के लिए खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए खास करके जो लो बात बोला, प्री टर्म डिलीवरी ना होने का बोला, और बहुत सारी ऐसा है जो माँ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी ये सब जरूरी, न्यूट्रिशन खास करके ये सब जरूरत है। और अगर छोटा मछली खाता है तो आपको सारी मिनरल मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंटल स्टेज में ये सब चाहिए। जैसे कि आप जर्मिनेटिंग स्प्राउट वगैरह लेते हैं, ये सब सारी चीज़ का जरूरत है, जैसे ग्रोथ प्रॉपर हो। जी बिल्कुल, छोटा मछली जो आपने बताया है, इसके महत्व के बारे में भी हम यहाँ पर आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ डॉक्टर सरोज का। डॉक्टर सरोज, आपसे जानना चाहूँगी, जो रिसर्च आप करते हैं उसका जो लाभ है वो किसानों को किस तरह से मिलता है? जी, बहुत अच्छी सवाल है ये। जनरली हम लोग जो भी लैब में रिसर्च करते हैं या फील्ड में करते हैं रिसर्च, वो जब तक किसानों के पास नहीं पहुंचाएंगे उसे कोई फ़ायदा नहीं है देश का विकास के लिए। तो इसीलिए हमारे पास ट्रेनिंग का सुविधा है। हर साल 6 से 10,000 लोग हमारा सिफा में आते हैं, वो देखने के लिए सिफा में कैसे क्या होता है, काम होता है, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसा मछलियों को पालन करते हैं, कैसे ब्रीडिंग करते हैं, कल्चर करते हैं। और उसके अलावा 600 लोग, 500 से 600 लोग आते हैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, जो कि हम साल भर इन लोगों को विभिन्न राज्यों से बुला के उनको ट्रेनिंग देते हैं, तालीम देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और वो प्रशिक्षण में हम लोग मोस्टली, वो लोग सब हमारा ट्रेनर्स है, क्योंकि वो अगर जाएंगे अपने अपने स्टेट में, फिर वो दूसरों को फिर सिखाते हैं। तो ये हमारी जो ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और जनरल जो फार्मर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो सब साल भर जारी रहता है। लेकिन अभी जो कोविड का समय है, इन्फेक्शन का समय है, उस समय में हम लोग एक दूसरा तरीके से कुछ सोचा, जो कि फार्मर्स लोग हमारे पास आ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग का व्यवस्था शुरू कर दिए हैं। और सितंबर फर्स्ट वीक से हम लोग मोती पालन के ऊपर भी, इसके ऊपर वर्चुअल ट्रेनिंग करेंगे, और उसमें पूरा वीडियो वगैरह सब लेके कैसा मतलब जो जैसा भी मतलब मछलियों का या तो मोतियों का जैसे ऑपरेशन वगैरह होता है, पूरा जैसे ट्रेनिंग में जनरली देते हैं सारे इन्फॉर्मेशन, वो हम देंगे। और उसके बाद हम लोग एक एक्सक्लूसिवली हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर बनाए हैं, और वो व्हाट्सएप नंबर है 7790007797। नंबर मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से दोहरा दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है सिफा का 7790007797। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और ये व्हाट्सएप नंबर हमने पूरा भारतवर्ष में हिंदी न्यूज़पेपर और उड़िया न्यूज़पेपर में हमने उनको भेजा गया जी। और उनमें से हम लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। बहुत सारे फार्मर हम जुड़ रहे हैं अभी कोविड के समय में, और खासकर मोती पालन में हमको 1500 लोगों का ट्रेनिंग का एक हमको व्हाट्सएप आया है कि वो सीखना चाहते हैं। तो इसी तरह की हमने एक ईमेल भी उनको दिया गया, और ask.sifa@icr.gov.in ये भी एक ईमेल है हमारा। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा जी, ask.sifa@icar.gov.in। तो ये एक हमारा भी ईमेल है। हमने एक स्पेशल सेल खुला गया है सोशल साइंस के अंदर, वहाँ पे एक साइंटिस्ट बैठे हैं और ये टेक्निकल ऑफिसर भी बैठे हैं, उनको जवाब देने के लिए फार्मर्स लोगों को, और जो भी उनको जानकारी ज़रूरत है वो कंसर्न डोमेन साइंटिस्ट जो है उनके पास पहुंचाते हैं, और डोमेन साइंटिस्ट उनको रिप्लाई देते हैं टेलीफोन में माध्यम से
या व्हाट्सएप माध्यम से या तो ईमेल माध्यम से। तो ये हम लोग अभी कोविड के इन्फेक्शन टाइम में ये भी हमने करवाया। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से जो आपकी रिसर्च है वो हमारे किसानों तक कैसे पहुँच सकती है। आपने व्हाट्सएप नंबर भी बताया और साथ ही साथ आपने ईमेल आईडी भी बताया। अब एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ डॉक्टर मोहंती का। डॉक्टर मोहंती, बहुत संक्षेप में छोटे में आपसे जानना चाहूँगी, अभी जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे मछली के न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, तो इसी में आपने जो छोटी मछली है उसका आपने जिक्र किया, उसका क्या महत्व है? बहुत संक्षेप में मैं उत्तर चाहूँगी इसका। देखिए, छोटा मछली जो है वो इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट डेंस बोला जाता है। इसमें विटामिन और मिनरल बहुत मात्रा में है। प्रोटीन तो है, लेकिन बाकी प्रोटीन तो सारी मछली में है। तो इसमें आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, आयरन, जिंक, मैंगनीज, सारी सेलेनियम, ये सारे भरपूर है। तो इसलिए आज हम तो बहुत जगह में उनको सलाह देते हैं लोगों को, आप जो मछली लेते हैं, 1 किलो बड़ा मछली लेते हैं, इसका साथ कम से कम 200 ग्राम छोटा मछली लीजिए। क्योंकि आप देखेंगे छोटा एक आम्लीफेरोना मोला, पुंटियोसोफर, वो जो छोटा मोरल बोलते हैं, जो 20 से 25% ज़्यादा विटामिन ए इसमें है। आप अगर रोहू, कतला, मृगल बड़ा मछली के साथ कंपेयर करेंगे तो इसलिए छोटा, अभी क्या हो रहा है कि बड़ा मछली का साथ छोटा मछली, आप अगर 1 किलो बड़ा मछली ले रहे हो, 200 ग्राम जरूर छोटा मछली भी साथ में लीजिए, तो आपको प्रोटीन मिलेगा, ये भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। नहीं तो आपको इसको कैप्सूल रूप का हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ता है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये जो चीज़ आपको मैं सारी बता रहा हूँ, हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फिशरी साइंस डिवीजन है, हमारा 2008 से 2018 तक 10 साल का एक बड़ा प्रोजेक्ट चला, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर था। हमारा 7 संस्थान थे, जैसे कोचिन में, चेन्नई में, बॉम्बे में, भीमताल में, भुवनेश्वर में और बाराकपुर में। ये सब मिलके हम लोग 115 से ज़्यादा प्रजातियों मछली का न्यूट्रिशनल वैल्यू हम स्टडी किया है। और हम इसके प्रोजेक्ट, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट बोलते हैं, हम एक न्यूट्रीफिश इंडिया एक डाटाबेस बनाए हैं। शॉर्टली इसको बोलते हैं न्यूट्रीफिश इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, न्यूट्रीफिश इंडिया। वो डाटाबेस में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इसको क्लिक करिए, मछली का फोटो दिया गया है, उसमें कितना कौन सा न्यूट्रिशन है, क्या के लिए मछली को रिकमेंड किया जाए, ओमेगा 3 के लिए किसको, जिंक के लिए कौन सा मछली, आयरन के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें है। ये तो हमारा पढ़े लिखे आदमी के लिए है, जिसको कि वर्ल्ड बैंक देखा, बहुत अप्रिशिएट किया। और वर्ल्ड बैंक खुद एक न्यूट्रीफिश 1000 करके प्रोग्राम बनाया है। इसका साथ साथ हमारा जो किसान भाई है, फार्मर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए हम एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है, जिसका नाम है न्यूट्रीफिश ऐप। ये आप इसको गूगल प्ले स्टोर से फ्रीली डाउनलोडेबल है। आप इसी में क्लिक करके अंदर जाइए, और जो कि हम फार्मर को डेमोन्स्ट्रेट एक्चुअली करता है। तो फार्मर मछली पकड़ रहा है, पानी में है, वो अपना चाहेगा तो मोबाइल में देख लेगा ये मछली में क्या चीज़ है, वो मछली में क्या चीज़ है, कौन सा मछली क्यों जरूरी है। वो मछली सेल कर रहा है, अपना कस्टमर को बोल सकते हैं, साहब ये मछली लीजिए, इसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए आपको हमारा ज़्यादा पैसा देना चाहिए। तो जो न्यूट्रीफिश इन डाटाबेस और न्यूट्रीफिश ऐप, जो मोबाइल एप्लीकेशन आपको बताया, ये सारे लोग इसको देखना चाहिए, इसको अंदर जाइए। इसी से जो फायदा है आप खुद लीजिए, वो तो प्लानर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप मछली खाने वाले के लिए है, जो बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए, सारी पॉलिसी मेकर्स के लिए भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम लोगों के लिए जो है वो एक जो इम्पोर्टेंस है वो रखती है, चाहे ये ऐप हो। और इसी के साथ एक बार फिर से मैं रुक कर लेती हूँ अंत में डॉक्टर सरोज का। डॉक्टर सरोज, अब मैं आपसे चलते चलते ये जानना चाहूँगी कि सीफा का योगदान PMSY के अंदर क्या है? ये बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डायरी से एक रिक्वेस्ट मिला कि हम लोग फ्रेश वाटर, मीठे जल जीवपालन, मीठे जल का जो मछलियों है, इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो उसके तहत हम लोग एक सीरीज ऑफ वर्चुअल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन रखे हैं। और इसको हमारा मकसद ये है कि हमने सारे स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट में सबको एक लेटर भी लिखे हैं और उनको एक स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए मांगे हैं। और वो जब तक आ जाएगा, और हम लोग एक वर्चुअल मीट भी करेंगे उन लोगों के साथ, स्टेट फिशरी डिपार्टमेंट, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी है, जैसे फीड कंपनी है, एंटरप्रेन्योर्स है, ड्रग कंपनीज है और फार्म इम्प्लीमेंट जो भी करते हैं, मतलब वो सबको लेके और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके उनका क्या ज़रूरतें हैं, डिफरेंट स्टेट्स का क्या ज़रूरतें हैं, और डिफरेंट डेवलपमेंटल एजेंसीज जो है, बैंकर्स, NGOs, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, इन सब के साथ हम लोग संपर्क करेंगे और KVK के साथ थ्रू अटारी भी संपर्क करेंगे। उनसे इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ताकि वो आगे वो जो योजना होगा, जो डॉक्यूमेंट बनेगी, हम उसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज को देंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सीफा में जो भी
जो हम लोग जिस तरह के हम लोग जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे या तो मीटिंग में प्रोसीडिंग में ड्रॉ करेंगे, उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट भी बना के गवर्नमेंट को देंगे। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी और अहम जानकारियां इस विषय के संबंध में दी और अपना इतना समय दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में केवल इतना ही। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। नमस्कार।